हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट बैक्टीरियोलॉजी बाय द बुक एंटाइटल्ड प्लांट पैथोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय M.K. यादव। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने इसी बुक की पूरी वायरोलॉजी को एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्लांट बैक्टीरियोलॉजी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि इन बुक्स को कहाँ से लिया जाए या फिर ये बुक्स जो हैं पर्टिकुलरली कौन सी बुक्स सफिशिएंट रहेंगी। तो देखो, जितना टाइम पीरियड बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको UK भट्टाचार्य के क्वेश्चंस और M.K. यादव की बुक को तो टिप्स पर कर ही लेना चाहिए। और जो पर्टिकुलर बुक्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्रोडक्ट टैग कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्लांट बैक्टीरियोलॉजी को। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हु फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड कोइंड द टर्म बैक्टीरिया। जैसे हमने बात की थी वायरोलॉजी के अंदर कि बेजरिंक ने वायरस टर्म दी थी, इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। सिमिलरली बैक्टीरिया की जो टर्म है वो एहरनबर्ग ने दी थी। हुआ क्या था, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था और उन्हें एनिमलक्यूल्स कहा था, ना कि बैक्टीरिया। तो डिस्कवरी की बात आएगी तो ल्यूवेनहॉक। एनिमलक्यूल्स किसने कहा था बैक्टीरिया को? ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन जो बैक्टीरिया एक्चुअली टर्म है वो एहरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? ऑब्वियस सी बात है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स एंड फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें से फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि E.F. स्मिथ जो है उनको फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है और फाउंडर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के नाम से टीजे बुरिल को जाना जाता है, क्योंकि टीजे बुरिल ने ही सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर, जो कि इरविनिया अमाइलोवोरा की वजह से होती है और पहले इसका नाम था माइक्रोकोकस अमाइलोवोरा, उस डिजीज की डिस्कवरी की थी। इसीलिए फाउंडर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी टीजे बुरिल को जाना जाता है, जबकि फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी E.F. स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है कि सबसे पहली बैक्टीरिया की एटियोलॉजी किसने दी थी? तो टीजे बुरिल ने 1878 में फायर ब्लाइट ऑफ पेयर, जो कि इरविनिया अमाइलोवोरा के कारण होती है, और E.F. स्मिथ ने इसको सबसे पहले प्रूफ किया था कि ये बैक्टीरिया जो है यही प्लांट पैथोजन है। और इसीलिए E.F. स्मिथ की फुल फॉर्म है इरविनिया F. स्मिथ। इसी वजह से इसका नाम, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम पड़ा है इरविनिया अमाइलोवोरा ऑन द नेम बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कीमोथेरेपी एंड जीनोफोर, किसने टर्म दी? तो रिस जो है उन्होंने जीनोफोर टर्म दी थी। अब देखो, जीनोफोर और प्लाज्मिड दो टर्म्स एक साथ आते हैं, होते क्या है? जीनोफोर क्या होता है? हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होती है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक शब्द का क्या मतलब है? ये दो पर्टिकुलर वर्ड से मिलकर बना है, एक प्रो प्लस एक कैरियोटिक। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव टाइप और कैरियोटिक में शब्द आ रहा है कैरियोन, यानी कि न्यूक्लियस। तो जिन भी सेल्स के अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब प्रिमिटिव से क्या मतलब है कि इनके अंदर जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ फॉर्म में पड़ा है। इसीलिए हम किसी भी सेल को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक इसी बेसिस पर कहते हैं कि उनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड है या फिर वो डेवलप्ड नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनमें जो DNA है, जो क्रोमोसोम है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है या नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही फ्रीली पड़ा है, उसे हम टर्म देते हैं जीनोफोर। और ये जो जीनोफोर टर्म है वो रिस नाम के साइंटिस्ट ने 1961 के अंदर दी थी। दूसरी एक और चीज़ आती है बैक्टीरियल सेल के अंदर कि कुछ बैक्टीरियाज के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, सर्कुलर DNA प्रेजेंट रहता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसकी बात हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी इन इंडिया एंड विच वॉज द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज स्टडीज इन इंडिया। देखो, M.K. पटेल जो हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले फाइटोबैक्टीरियोलॉजी को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था एट द स्कूल ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पुणे। और सबसे पहली इंडिया के अंदर डिस्कवर्ड जो पर्टिकुलर डिजीज़ थी बैक्टीरिया की, वो थी बेंगल ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो विच इज़ कोज्ड बाय राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम, जो कि फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ थी, स्टडी की गई थी इंडिया में। अभी देखो, अगर आपसे वायरल डिजीज़ पूछी जाए कि फर्स्ट वायरल डिजीज़ जो कि इंडिया में स्टडी की गई थी, तो आएगा शुगर केन मोज़ेक वायरस। फर्स्ट वायरॉइड डिजीज़ जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था,
तो वैसे तो फर्स्ट वायरोइड जो पर्टिकुलर है वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है, लेकिन इंडिया के अंदर पूछा जाएगा तो टोमेटो बंची टॉप वायरोइड जो है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था। सिमिलरली अगर बैक्टीरियल डिजीज पूछी जाए कि सबसे पहले कौन सी डिस्कवर हुई तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर, लेकिन अगर इंडिया के अंदर पूछा जाए तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज बेंगल ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि राल्स्टोनिया सैलिनासीरम के कारण कोज होती है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को कौन कौन से साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था। देखो, सबसे पहला तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी होती क्या है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग से ही अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर थ्योरी को अरिस्टोटले, जॉन निथम एंड वेन हेलमेंट ने सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अगेंस्ट थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के, यानी कि किन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो भी कोई लिविंग सेल है वो पहले से प्रेजेंट लिविंग सेल से ही ओरिजिनेट होती है, ना कि नॉन लिविंग मटेरियल से। तो फ्रांसिस रेडी, स्वान एंड लुइस पास्चर, इन्होंने एक जो स्वान ने फ्लास्क लेकर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिससे इन्होंने डिसप्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है वो गलत है। फ्रांसिस्को रेडी ने इवन 1665 के अंदर डिसप्रूव किया था द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ बैक्टीरिया। देखो ध्यान रहे, ये नेट 2023 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरिया की साइज़ क्या होती है, तो आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया की साइज़ की बात करें तो लेंथ होगी 3 to 5 माइक्रोमीटर, ब्रेड्थ होगी 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है राइट द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सस्लो एंड स्टारस्क्वीज। देखो, सस्लो ने जो है वो 3% KOH टेस्ट दिया था। देखो, होता क्या है कि जब भी हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो हम पर्टिकुलरली ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को ही यूज़ करते हैं, जो कि क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, लेकिन ग्राम स्टेनिंग के कन्फर्मेटरी टेस्ट के नाम से KOH टेस्ट को जाना जाता है। तो 3% KOH टेस्ट जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है ग्राम स्टेनिंग के लिए, उसे सस्लो नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में दिया था। और स्टारस्क्वीज ने फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया था एवायरुलेंस जीन्स ऑफ सुडोमोनास सिरिंजी पैथोवार ग्लाइसीनिया। नेक्स्ट है लिस्टर एंड शोल्डर का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो लिस्टर ने जो एंटीसेप्टिक सर्जरी और डाइल्यूशन टेक्निक दी थी, और शोल्डर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सॉलिड मीडियम को यूज़ किया था। और इन दोनों ने, शोल्डर एंड वोन डस्ट ने फर्स्टली जो कॉटन प्लग्स हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं उसका कॉन्सेप्ट शोल्डर एंड डस्ट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोवार सिस्टम और हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स किसने दिया। देखो, हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि कोई भी जो प्लांट की सेल होती है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से उन प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस जनरेट होती है कि वो पैथोजन के इन्फेक्शन को आगे नहीं बढ़ने देता है, विच इज़ नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स, जो कि पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के अंदर क्लेमेंट एटाल नाम के साइंटिस्ट ने 1964 में दिया था। और पैथोवार सिस्टम जो है बैक्टीरिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया था डाई एटाल ने 1980 के अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट HRP जीन, मतलब फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, जो हाइपर सेंसिटिविटी का फिनोमिना है वो क्लीमेंट एटाल ने दिया था, लेकिन फर्स्ट HRP जीन जो है वो डिस्कवर किया था लिंडग्रेन एटाल ने 1986 में सुडोमोनास सिरिंजी पैथोवार फेजियोकोला, जो कि हेलो ब्लाइट ऑफ बीन कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ एसिडिक और बेसिक डाइज के एग्जाम्पल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइमरी स्टेन, मॉडरेट एंड डीकलराइजिंग एजेंट इन ग्राम स्टेनिंग। बहुत ही शॉर्ट में हम ग्राम स्टेनिंग को समझ लेते हैं। देखो, किन्हीं भी बैक्टीरियाज को क्लासीफाई या डिवाइड करने के लिए हम एक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसे क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने 1884 के अंदर दी थी। इन्होंने पर्टिकुलरली क्या किया, 4 तरीके के स्टेन्स को यूज़ किया, या हम बोल सकते हैं 4 तरीके के केमिकल्स को यूज़ किया, जिनमें प्राइमरी स्टेन, मॉडरेट, डीकलराइजिंग एजेंट और काउंटर स्टेन को यूज़ किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में ये चारों जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ये कौन कौन से हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो 3% KOH टेस्ट यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ कि ग्राम स्टेनिंग में हम बैक्टीरिया कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे बैक्टीरियाज को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन के रूप में क्रिस्टल वॉयलेट कलर यूज़ करते हैं, मॉडरेट के रूप में आयोडीन सॉल्यूशन, डीकलराइजिंग एजेंट के रूप में 95% एल्कोहल, और जो पर्टिकुलर लास्ट में काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सैफ्रेनिन। तो बेसिकली आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं CIAS, क्योंकि इसको सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे केमिकल्स जो हैं वो सीक्वेंस में इनकी प्रोसीजर होती है। तो सबसे पहले C फॉर क्रिस्टल वॉयलेट, I फॉर आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन मॉडरेट का काम करता है कि जो क्रिस्टल वॉयलेट डाला गया है उसको
मॉडरेट करके रखेगा, देन एल्कोहल जो है वो भी ध्यान रहे यहाँ पर 5% एल्कोहल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 95% एल्कोहल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आता है सेफ्रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम साइज क्या है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जीनोम साइज 1.2 to 2.9 इंटू 10⁻⁹ और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की 1 to 2.9 इंटू 10⁻⁹। नेक्स्ट है हु गेव द फ्लक्चुएशन टेस्ट एंड रेप्लिका प्लेटिंग। तो फ्लक्चुएशन टेस्ट ल्यूरिया एंड डेलब्रक ने दिया था, एंड रेप्लिका प्लेटिंग जो है वो लीडरबर्ग एंड लीडरबर्ग ने 1952 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिसाइडल और स्टैटिक का क्या मतलब होता है। देखो दोनों ही टर्म्स का अपना अपना जगह मतलब है। जैसे बैक्टीरिसाइड में CIDE टर्म लगी हुई है और बैक्टीरियोस्टैटिक में स्टैटिक टर्म लगी हुई है। साइड का बेसिक सा मतलब होता है एकदम से किल कर देना, और स्टैटिक का मतलब होता है कि ग्रोथ को सप्रेस कर देना। जैसे हम डिफरेंट अलग अलग और भी नाम यूज़ करते हैं, जैसे फंजीसाइड, निमेटीसाइड। इट मीन्स फंजीसाइड मतलब फंगस को किल करना कंप्लीट तरीके से, निमेटीसाइड मतलब निमेटोड को किल कर देना। सिमिलरली बैक्टीरियल साइडल का मतलब हुआ बैक्टीरिया को किल कर देना। तो कोई एजेंट जो कि किल कर देता है बैक्टीरिया को, इसमें हम जिन एंटीबायोटिक्स को यूज़ मतलब जो कंसिडर की जाती हैं वो है पॉलीमिक्सिन बी एंड पेनिसिलिन। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट कर दिया है, को कम कर दिया है, लेकिन उनको किल नहीं किया है। और इस कैटेगरी के अंदर जो एंटीबायोटिक आती हैं वो आती हैं टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट है किसने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। देखो पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो है वो सडन या सरप्राइजिंग स्टोरी मानी जाती है, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से पर्टिकुलरली डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है डिफाइन एंटीबायोटिक एंड हु फर्स्ट कोइंड द टर्म। अब देखो यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ बुक्स में मिलता है कि एंटीबायोटिक वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक को हम फंगस के अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि एंटी फंगल एंटीबायोटिक हैं। तो इट मीन्स एंटीबायोटिक की सुटेबल डेफिनेशन ये हुई कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की गई वो सब्सटेंसेस जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हों, उन्हें हम एंटीबायोटिक नाम देंगे। और वॉक्समैन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टर्म एंटीबायोटिक जो है वो दी थी 1942 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक मिक्सचर इन प्लांट पैथोलॉजी एंड हु इज़ नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर एप्लीकेशन। देखो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है बेसिकली हम 3 ही तरीके की जनरली जो एंटीबायोटिक पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो स्ट्रेप्टोसाइक और टेट्रासाइक्लिन ऑब्वियस सी है कि फाइटोप्लाज्मा के लिए हम टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है वो 2 एंटीबायोटिक का मिक्सचर से बनाई गई है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन से मिलकर बनाई गई है और इसके एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन लगभग 0.01% नॉर्मली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या एक्शन है, क्या मोड ऑफ एक्शन है। पेनिसिलिन जो होती है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्टर्ब करती है। सेल वॉल के अंदर जो पर्टिकुलर बॉन्ड बनते हैं नेम और नेक के बीच में, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वहाँ पर वो वर्क करती है और बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम करती है, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। देखो एंडोटॉक्सिन का मतलब है कि ये वो टॉक्सिन होंगे जो कि बैक्टीरियल सेल के लाइसिस या बैक्टीरियल सेल के डिग्रेडेशन होने के बाद ही रिलीज होंगे। ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और हीट रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो वायबल बैक्टीरियल सेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, लेकिन कभी कभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं और हीट लाइबल होते हैं। नेक्स्ट है नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रेजेंट इन एंडोस्पोर। देखो एंडोस्पोर होता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस को मूव अप करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं बैक्टीरिया के अंदर, और वो भी सिर्फ कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर, उन्हें बोला जाता है एंडोस्पोर, जिनके अंदर डिपिकोलिनिक एसिड एंड म्यूरामिक एसिड लेक्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हु कॉइन्ड द टर्म राइजोस्फीयर एंड फाइलोस्फीयर। राइजोस्फीयर रूट जोन के आसपास वाला रीजन दिखाता है, फाइलोस्फीयर फोलियर रीजन के आसपास वाला रीजन दिखाता है। हिल्टनर नाम के साइंटिस्ट ने राइजोस्फीयर टर्म दी और ड्यूनियन नाम के साइंटिस्ट ने फाइलोस्फीयर टर्म दी। नेक्स्ट है एल फॉर्म एंड वी फॉर्म बैक्टीरिया। देखो एल फॉर्म बैक्टीरिया होते क्या हैं, जब पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तब जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो डिग्रेड हो जाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं सेल वॉल लेस जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको एल फॉर्म बैक्टीरिया बोला जाता है, जो 2 तरीके के हो सकते हैं, स्फेरोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट। ये उनकी सेल वॉल उनके
अंदर कितनी बची हुई है उस बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है। और एल फॉर्म का एल नाम लिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के कारण पड़ा, जिसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम एंड इर्विनिया। नेक्स्ट आता है वी फॉर्म बैक्टीरिया, कोरियोनोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ के मेजरमेंट के डायरेक्ट मेथड्स कौन से हैं। देखो बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब है, पहली बात तो बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है। बैक्टीरिया हमेशा बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होता है, यानी कि 1 सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 to 4 बनेंगी, 4 to 16 बनेंगी, इस तरीके से बैक्टीरिया डिवाइड होता है। तो बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरियल ग्रोथ को मेज़र करने के जो डायरेक्ट मेथड होते हैं, या तो टोटल काउंटिंग करो सेल की, या फिर वाइबल सेल्स कितनी हैं उसकी काउंटिंग करो। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द सिनोनिम फॉर फर्मिक्यूट्स एंड ग्रेसिलिक्यूट्स। जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी की, तब ये टर्म्स आती हैं फर्मिक्यूट्स एंड ग्रेसिलिक्यूट्स। फर्मिक्यूट्स मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज इसके अंदर आते हैं, और ग्रेसिलिक्यूट्स में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिप्टिक प्लाज्मिड। देखो क्रिप्टिक जो शब्द है, बेसिकली जो वर्ड है, उसका मतलब ही होता है कि छुपा हुआ, या ऐसे कुछ कैरेक्टर्स दिखेंगे नहीं। जैसे हम क्रिप्टिक वायरसेस भी पढ़ते हैं, ऐसे वायरसेस जिनके जो सिम्टम्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरीके से क्रिप्टिक प्लाज्मिड मतलब वो प्लाज्मिड जिनका कोई फिनोटिपिक ट्रेड नहीं होता है, जो उनकी प्रेजेंस को शो करे, वो क्रिप्टिक प्लाज्मिड कहलाएंगे। तो नेम ही इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोमिस्क्यूस प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जिनके पास एबिलिटी होती है वो अपने आप को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैप्सूल एंड एंडोस्पोर्स आर स्टेन बाई। तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल क्या होता है, बैक्टीरियल जो सेल होती है, बैक्टीरियल जो सेल होती है इसके ऊपर पहले सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सूल बोला जाता है, और अगर ये थोड़ा लूज है तो इसे स्लाइम लेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कैप्सूल को स्टेन किया जाता है इंडियन इंक के साथ। जैसे हमने वायरोलॉजी के अंदर फाइटोप्लाज्मा का जिक्र किया था कि फाइटोप्लाज्मा जो है उसको स्टेन करने के लिए हम डापी स्टेन या फिर डाइंस स्टेन को यूज़ करते हैं। सिमिलरली कैप्सूल को स्टेन करने के लिए हम इंडिया इंक, और एंडोस्पोर को स्टेन करने के लिए हम मेलाचाइट ग्रीन जो है डाई उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेजिला के लिए। फ्लेजिला को हम फस्टिन डाई से स्टेन करते हैं, और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को हम टोल्यूइडिन ब्लू से स्टेन करते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूरिन ए एंड म्यूरिन बी। देखो होता क्या है कि जो पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल होती है वो हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, उसे ही हम म्यूरिन भी बोल सकते हैं। तो दो तरीके की म्यूरिन पाई जाती हैं, म्यूरिन ए और म्यूरिन बी। म्यूरिन ए कंसिस्ट करती है बीटा 3-4 लिंकेजेस को, और म्यूरिन बी कंसिस्ट करती है बीटा 2-4 लिंकेजेस को। नेक्स्ट आता है टिंडलाइजेशन टर्म किसने दी। ये क्वेश्चन भी नेट 2023 के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। टिंडलाइजेशन जो टर्म है वो जॉन टिंडल ने दी थी, और टिंडलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंटली 3 दिन तक 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए हीटिंग करना है किसी सब्सटेंस की, इसे टिंडलाइजेशन बोला जाता है, जिसकी टर्म जॉन टिंडल ने दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ रिंग्स फाउंड इन फ्लैजिला, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो जब भी हम फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिला जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल के अंदर जो कि बैक्टीरिया के मूवमेंट के अंदर हेल्प करवाती है। अब जो फ्लैजिला है उनमें अलग अलग उनको सपोर्ट करने के लिए रिंग्स होती हैं, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अलग अलग तरीके की होती है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसमें 2 तरीके की रिंग पाई जाती है, एस और एम, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसमें 4 तरीके की रिंग पाई जाती है, एल, पी, एस और एम। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी रिंग कौन कौन से बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डाईऑक्सी ग्रोथ एंड हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इट। देखो डाईऑक्सी ग्रोथ क्या होती है। जब भी हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का सिंपल सा है कि जो लॉग फेज है वहाँ से ये स्टार्ट होगी, लैग फेज होगी जो कि पर्टिकुलर प्रिपरेटरी फेज होती है कि बैक्टीरिया अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। देन लॉग फेज आती है कि मल्टीप्लिकेशन बहुत वाइड तरीके से बहुत एक्सपोनेंशियल रेट पर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। देन स्टेशनरी फेज आती है, देन डेथ फेज आती है। इसे हम बोलते हैं जनरली बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। फिर डाईऑक्सी ग्रोथ कर्व क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में रखा गया है जहाँ पर 2 से ज़्यादा कार्बन सोर्सेज हैं, तो पहले बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज वाले कार्बन सोर्स को यूज़ करता है, और क्योंकि वहाँ पर दूसरा कार्बन सोर्स भी अवेलेबल है, तो इस टाइप के ग्रोथ कर्व के अंदर पहले लैग फेज आती है, फिर लॉग फेज आती है, फिर स्टेशनरी फेज आकर एक बार सेकंड लॉग फेज आती है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम की होती है, एंड देन वापस स्टेशनरी फेज आती है। तो इट मीन्स डाईऑक्सी ग्रोथ के अंदर 2 लॉग फेजेज आती हैं।
तो यही बोला गया है कि डाइऑक्सी ग्रोथ क्यों होती है कि अगर कहीं पर किसी कल्चर मीडिया के अंदर 2 शुगर के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं तो बैक्टीरिया पहले यूटिलाइज करेगा सिंपल शुगर को और देन कॉम्प्लेक्स शुगर को। इसे जे मोनेड नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था ई कोलाई के अंदर मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज एंड लैक्टोज। तो आपको याद रखना है जे मोनेड नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आता है नेम द फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया विच आर सोइल इनहेबिटेंट्स एंड सोइल इन्वेडर्स। देखो सोइल इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो सोइल के अंदर पर्टिकुलर रहें या सर्वाइव करें, जैसे एग्रोबैक्टीरियम, डालस्टोनिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा जो पोटैटो स्केप कोज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोजन है। नेक्स्ट है सोइल इन्वेडर्स, जेंथोमोनास, सुडोमोनास। मोस्टली प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियाज आर सोइल इन्वेडर्स। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ सीड बोर्न बैक्टीरियल डिजीजेज। देखो आपने सीड बोर्न फंगल डिजीजेज के बारे में सुना होगा, बट बहुत कम ऐसे डिजीजेज हैं जो सीड बोर्न बैक्टीरियल डिजीजेज के रूप में जानी जाती हैं। आपको याद रखना है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो कि जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर मालवेसीरम के कारण होता है। हेलो ब्लाइट ऑफ बीन एंड बैक्टीरियल ब्राउन स्पॉट डिजीज सीड बोर्न बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है बेडेलो विब्रियो एंड हु डिस्कवर्ड इट। देखो जिस तरीके से हम वायरोलॉजी के अंदर बैक्टीरियोफेजेस को पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफेज शब्द का मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, यानी कि ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। सिमिलरली बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम बेडेलो विब्रियो पढ़ते हैं या डेलो विब्रियो पढ़ते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के ऊपर पैरासिटाइज करता है, यानी कि ये प्रीडेटरी टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो गया। एच स्टॉल्प ने 1962 के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आता है फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया बताओ जो कि फैकल्टेटिव एनेरोब है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक ही ऐसा बैक्टीरिया है इरविनिया जो कि फैकल्टेटिव एनेरोब है और सबसे पहला प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरविनिया। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन एंड हु डिस्कवर्ड इट। एक साथ करके हम तीनों देखो, अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो जनरली जो बैक्टीरियल सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमने पढ़ा कि पर्टिकुलरली बाइनरी फिजन के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ हम बोल सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के अंदर कंसिडर करते हैं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जीन ट्रांसफर क्या होता है। वर्टिकल जीन ट्रांसफर का मतलब हो गया कि अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट से उनकी प्रोजेनी के अंदर जीन ट्रांसफर हो रहा है तो उसे वर्टिकल जीन ट्रांसफर बोला जाता है, और अगर एक पर्टिकुलर सेल से दूसरी नेबरिंग सेल या दूसरे नेबरिंग ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। तो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन जो है वो तीनों ही तरीके हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के अंदर डिस्कवर किया था। अब देखो नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। अब वो ट्रांसफॉर्म्ड कैसे हुई है कि उन्होंने पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर जो डीएनए का फ्रेगमेंट पड़ा था उसको ऑब्टेन कर लिया है और उनके जो जेनेटिक क्रोमोसोम है उसके अंदर वो अटैच हो गया है, तो उससे जो बैक्टीरियल सेल है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है वो बेसिकली हम बैक्टीरियल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक छोटा तरीका मान सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है दो सेल्स के बीच में, जिनमें कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है पाइली जो कि प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें पाइलस ट्यूब बनती है और उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट होता है। लीडरबर्ग एंड टोटम ने 1946 के अंदर ई कोलाई के अंदर कॉन्जुगेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और लास्ट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की ही मैकेनिज्म आती है बैक्टीरिया के अंदर, विच इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक वायरस की हेल्प से होता है। और वो वायरस क्या होगा? बैक्टीरियोफेज। ऑब्वियस सी बात है कि बैक्टीरिया के ऊपर अगर कोई वायरस अटैक कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? बैक्टीरियोफेज वायरस। इसकी जो पर्टिकुलर टर्म है या डिस्कवरी है वो लीडरबर्ग एंड जिंदर नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में साल्मोनेला टाइफिमेरियम में की थी। नेक्स्ट आता है 5 and 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि सबसे पहले जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम एंड देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी, बट मोस्ट सुटेबल जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। और इसका क्वेश्चन भी नेट 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया था। विटेकर के द्वारा 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और कार्ल वूज ने 1977 के अंदर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया में क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को।
नेक्स्ट है जाइलम एंड फ्लोएम इनहेबिटेटिंग प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखो नेम ही इंडिकेट करता है कुछ कुछ का। तो जाइलीला फास्टिडोसिया का नाम जाइलीला क्यों रखा गया, क्योंकि ये जाइलम तक ही सीमित है, तो जाइलम लिमिटेड बैक्टीरिया है। एंड क्लेवीबैक्टर फ्लोएम इनहेबिटिंग बैक्टीरिया है, जैसे कि सिरेटिया एंड कैंडिडेटस लिब्रिबैक्टर। नेक्स्ट आता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ माइलोवोरा एंड कार्टोरा ग्रुप। देखो जब भी हम इरविनिया की बात करते हैं तो इरविनिया की दो पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती हैं। पहला इरविनिया अमाइलोवोरा और दूसरा इरविना कार्टोरा। इरविनिया अमाइलोवोरा जो है वो पैक्टिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं करता है और नेक्रोटिक और विल्ट डिजीजेस कोज करता है, जैसे कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर हो गया। जबकि कार्टोवोरा जो ग्रुप है वो पैक्टियोलाइटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए सॉफ्ट रोट कोज करता है, जैसे इरविनिया कार्टोवोरा जो है वो सॉफ्ट रोट कोज करता है। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड एंड टीडीएनए। आपको बताया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन से क्राउन गोल डिजीज होती है। क्राउन गोल का मतलब हो गया कि वहाँ पर हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पर सेल की साइज़ बढ़ने लग गई है, इसीलिए वहाँ पर गांठें बनने लगी हैं, गोल बनने लगी हैं। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन टीडीएनए जो होता है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो टीआई प्लाज्मिड का ट्यूमर इन्फेक्टिंग प्लाज्मिड जो कि जिसकी साइज़ होती है 200 kb और टीडीएनए की साइज़ होती है 15 से 24 kb। नेक्स्ट आता है एंडोस्पोर फॉर्मिंग जीनस। हमने डिस्कस किया कि एंडोस्पोर जो है वो क्या होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड स्पोरोसर्सिना, ये ऐसे 3 पर्टिकुलर जीनस हैं जो कि एंडोस्पोर को बनाते हैं, और एंडोस्पोर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के द्वारा ही फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच बैक्टीरियल पैथोजन कॉजेज ओवर ग्रोथ इन प्लांट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस हो गया। अगर हम पर्टिकुलरली फंगस के केस में बात करें तो जो प्लाज्मोडियोफेरा ब्रेसिकी है, जो कि क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स जिसे हम फुट एंड टो डिजीज के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर भी, क्योंकि ओवर ग्रोथ का क्या मतलब होता है, ओवर ग्रोथ का मतलब हुआ कि जहाँ पर जिस डिजीज जिस पैथोजन के अटैक के कारण वहाँ पर हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया हो रहा है, जिसकी वजह से ओवर ग्रोथ हो रही है, वही चीज़ है। तो फंगस सेल की बात करेंगे तो हम वो चीज़ें कंसिडर हो जाएंगी। बैक्टीरियल सेल में जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस हो गया, रोडोकोकस फैसियंस हो गया जो कि लीफी गोल्ड डिजीज कोज करता है, और सुडोमोनास सेवेस्टोनी, पैथोवार सेवेस्टोनी जो कि ओलिव नॉट डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कॉर्न एंड वेस्कुलर विल्ट ऑफ कुकुरबिट्स के पर्टिकुलर वेक्टर्स कौन कौन हैं। तो बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कॉर्न जो है वो कॉर्न फ्लिया बीटल के द्वारा ट्रांसमिट होती है, जिसका साइंटिफिक नेम है चिटोनिमिया पुल्कीरिया। एंड वेस्कुलर विल्ट ऑफ कुकुरबिट जो है वो स्ट्रिप्ड कुकुम्बर बीटल के द्वारा ट्रांसमिट होती है। नेम द कॉजल एजेंट ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमेग्रेनेट एंड रेटून स्टंटिंग ऑफ शुगर केन। देखो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमेग्रेनेट जो है वो ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार प्यूनिकी से होती है, और रेटून स्टंटिंग जो है वो लीफिसोनिया जाइली के कारण। ये भी ध्यान रखना है कि रेटून स्टंटिंग शुगर केन के अंदर जो डिजीज़ लगती है वो लीफिसोनिया जाइली सब स्पीसीज जाइली के कारण होती है। देखो रेटून स्टंटिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, क्योंकि रेटून शब्द का क्या मतलब होता है, जब हम जो नेक्स्ट सीजन में क्रॉप ली जा रही है वो प्रीवियस सीजन के स्टबल्स से ही लेते हैं, तो उसे रेटून क्रॉपिंग कहते हैं। और उस पर्टिकुलर रेटून क्रॉपिंग के अंदर में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देना पड़ता है, और उसमें जो डिजीजेस के चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो जो रेटून क्रॉप लगाई जाती है शुगर केन की, मतलब पहले से जो क्रॉप लगी हुई है उसी के स्टबल से हम नेक्स्ट क्रॉप भी ले रहे होते हैं, तो उसे बोला जाता है रेटून क्रॉपिंग ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट आता है राइट द मोड ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस एंड बैक्टीरियल लीफ स्टिक पैथोजन। देखो मतलब ये है कि पर्टिकुलर जो पैथोजन है वो किस तरीके से एंटर कर रहा है प्लांट्स के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस हमेशा जो वुंड्स क्रिएट किए जाते हैं इंसेक्ट वगैरह के वो थ्रू, वहाँ से एंटर करता है हमेशा प्लांट के अंदर, और पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू एंटर करता है। बैक्टीरिया के केस में हम बात करें तो अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से ये नेचुरल ओपनिंग के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जैसे पोटैटो स्केप हो गया, ये लेंटी सेल के थ्रू एंटर करते हैं। BLB ऑफ राइस बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस हो गया, ये हाइड्रोथोड्स के थ्रू एंटर करते हैं। बैक्टीरियल लीफ स्टिक पैथोजन हो गया, ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं। तो डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जनरल शेप ऑफ मोस्ट द फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, और किसने टर्म दी? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो टर्म है वो लीडरबर्ग ने दी थी, और जीनोफोर जो टर्म है वो रिस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। और जनरल जो शेप होती है प्लांट फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरियाज की वो रोड शेप होती है। नेक्स्ट आता है एट्राइकस, पेरिट्राइकस एंड सब पोलर बैक्टीरिया। देखो ये होते क्या हैं, हमने पढ़ा कि जो पर्टिकुलर फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का काम होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट प्रोवाइड कराना। अब बैक्टीरिया की प्रेजेंस के आधार पर बैक्टीरिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एट्राइकस बैक्टीरिया का अंदर हो गया ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं है, जैसे जाइलीला। पेरिट्राइकस का मतलब हो गया बैक्टीरियल सेल जिसके चारों तरफ फ्लैजिला है, जैसे कि इरविनिया, इकोलाई। और सब पोलर बैक्टीरियम जैसे एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट आता है
win the first edition volume of Burgess Manual of Determinative Bacteriology and Burgess Manual of Systematic Bacteriology। देखो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, जैसे कि बर्गेज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव, क्योंकि डी पहले आता है तो ये पहले लिखी गई होगी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बर्गेज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी 1923 में लिखी गई थी और बर्गेज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी 2001 में लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है प्लाज्मिड क्यूरिंग एजेंट। देखो क्यूरिंग की क्या प्रोसेस होती है, हम टोबैको वगैरह में पढ़ते हैं कि जो क्यूरिंग की प्रोसेस होती है वो पर्टिकुलरली क्या होती है कि लीफ से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिमूव करना। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मिड क्यूरिंग का अलग डिफरेंट मतलब है कि अगर हमें किसी बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को अलग करना हो तो उसके लिए उस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मिड क्यूरिंग। तो उसके लिए जो केमिकल्स, जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको बोला जाता है एक्रिडिंडाइंस। हीट एंड यूवी लाइट की हेल्प से हम एलिमिनेट कर सकते हैं प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से। नेक्स्ट आता है नेम द कॉजल एजेंट एंड अदर नेम ऑफ सिट्रस ग्रेनिंग डिजीज़। सिट्रस ग्रेनिंग डिजीज़ एंड अगेन कैंडिडेटस लिब्रीबैक्टर से होती है और इनके अदर नेम है जैसे होंग लोंगबिंग, येलो ड्रैगन डिजीज़, सिट्रस वेन फ्लोएम, ये सारे एक ही डिजीज़ के नाम हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से जेनेरा को कौन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो जैसे एग्रोबैक्टीरियम को कोन ने, क्लेविबैक्टर को डेविश ने, इर्विनिया को विंसलो ने, सुडोमोनास को मिगुला ने, एंजेंथोमोनास को डोसर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हु फर्स्ट प्रूव द इंसेक्ट डिसेमिनेशन ऑफ फायर ब्लाइट ऑफ पेयर एंड हु फर्स्ट रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ म्यूरिन इन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो एम्बीवेट नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रूव किया था कि जो इर्विनिया अमाइलोवोरा, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजन भी है, वो बी एंड वास्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। सेकेंड विडाल, जिसने सबसे पहले म्यूरिन की प्रेजेंस बताई बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट आता है नेम द बैक्टीरियम विच इज़ यूज्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एंड व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशंस को, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एग्रोबैक्टीरियम को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जो प्लाज्मिड है उसको, और एवरेज स्पीड ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वो लगभग 30 to 50 माइक्रोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेजियोलोटॉक्सिन और टैबटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है। फेजियोलोटॉक्सिन सुडोमोनास सिरिंजी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और टैबटॉक्सिन जो है वो सुडोमोनास सिरिंजी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि ये ग्लूटामिन सिंथेटेज को इनएक्टिव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बैक्टीरियल सेल्स आर स्टेन। हमें बैक्टीरियल सेल को स्टेन करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि हम बैक्टीरियल सेल को अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकें एक माइक्रोस्कोप के अंदर, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बैक्टीरियल सेल को स्टेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बैक्टीरियल स्पोर्ट्स इन डाइकोटोलिडन प्लांट्स अपीयर टिपिकली एंगुलर एंड बैक्टीरियल स्पोर्ट्स ऑन लीव्स एंड स्टेम ऑफ मोनोकोटिलिडन प्लांट्स अपीयर एज स्टिक। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे डाइकोटोलिडन प्लांट्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा जो सिम्टम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एंगुलर स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जिसके 3-4 कॉमन सिम्टम्स जैसे बोल की रोटिंग हो गया है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर मालवेसीरम के द्वारा ये कोज किया जाता है, और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकुम्बर। तो डाइकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर जनरली स्पॉट्स कैसे दिखेंगे, एंगुलर, और मोनोकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर जनरली जो स्पॉट्स होंगे वो कैसे दिखेंगे, आपको स्ट्रिक्स के अंदर दिखेंगे, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस, इस तरीके से। वाई सिट्रस पैथोजन डज नॉट सर्वाइव इन सोइल फॉर लॉन्ग टाइम। सिट्रस कैंकर जो है वो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई के कारण कोज होता है, जो कि एक रोड शेप और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनोकुलम होता है वो कैंक्रस लीव, ट्विग्स एंड ब्रांचेज होती हैं जो इसके मेन सोर्स ऑफ इनोकुलम की तरह काम करती हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो कि एंटागोनिस्ट रहते हैं इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, और सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में इनका कॉम्पिटिशन होता है, इसीलिए ये लॉन्ग टाइम तक सोइल के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कि ग्राम स्टेनिंग में हम 95% एल्कोहल को ही मोस्टली यूज़ करते हैं, ना कि 5% या फिर 70% एल्कोहल को। तो इसके लिए एक स्टडी की गई थी, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि हम 95% एल्कोहल को इसके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। हाँ, क्योंकि उनके अंदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा LPS लेयर पाई जाती है, लिपिड पॉलीसेकेराइड लेयर पाई जाती है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है एंटीबायोटिक्स के लिए, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है राइटशोटोन स्ट्रेप्टोमाइसिस। देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक एक्टिनोबैक्टीरिया का जीनस है जो कि फैमिली स्ट्रेप्टोमाइसिटेसी से बिलोंग करता है। ये पर्टिकुलरली एक डिजीज़ कोज करता है जिसको आपको याद रखना है, पर्टिकुलरली जो पर्टिकुलर स्कैब डिजीज़ होती है पोटैटो के अंदर, पोटैटो स्कैब।
नेक्स्ट आता है वाई ब्राउनिंग सिम्टम्स अपीयर इन द ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो। तो देखो ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो जो है वो कोज्ड किया जाता है राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम रेस थर्ड। आपको रेस 3 जो है वो भी याद रखना है क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक है ये कि कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट कौन सी रेस काम करेगी। तो ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो जो है वो कोज्ड किया जाता है राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम रेस थर्ड के कारण। और जो ब्राउनिंग सिम्टम होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि पैथोजन के द्वारा टायरोसिनेज का प्रोडक्शन किया जाता है और पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेट एक्टिविटी होती है होस्ट के कारण जो कि ब्राउनिंग रिएक्शन को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है वाई बैक्टीरियल विल्ट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो इज फेवर्ड बाई हाई सोइल मॉइस्चर। अगर सोइल मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरियल विल्ट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो ज़्यादा आएगी क्योंकि ये एक सोइल बोर्न बैक्टीरियम राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम रेस थर्ड के द्वारा कोज किया जाता है और ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। नेक्स्ट आता है फ्लेजिरा और पाइलाई को डिफ्रेंशिएट करो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है कि पाइलाई जो है वो ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब ऑलमोस्ट बैक्टीरियाज के अंदर और इवन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, जबकि फ्लेजिला जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरीके की सेल में पाई जाती है। फ्लेजिला जो है वो फ्लेजिलीन प्रोटीन से बनी होती है और पाइलाई जो है वो पाइलिन प्रोटीन से बनी होती है। सिमिलरली फिम्ब्री और पाइलाई जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, फिम्ब्री जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करती है और फ्लेजिला जो है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लास्ट, स्फेरोप्लास्ट एंड पीपीएलओ। प्रोटोप्लास्ट और स्फेरोप्लास्ट को हमने पढ़ा कि ये दोनों ही एल फॉर्म बैक्टीरिया के टाइप होते हैं। प्रोटोप्लास्ट बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इंडिकेट करता है और स्फेरोप्लास्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पर्टिकुलरली प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो डायरेक्टली सेल कंटेंट होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के रेमिनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि स्फेरोप्लास्ट के अंदर कुछ कुछ सेल वॉल के रेमिनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है ज़ैंथोमोनास एंड स्यूडोमोनास। तो ज़ैंथोमोनास जो जेनेरा है वो डॉसन ने एस्टेब्लिश किया था और स्यूडोमोनास जो है वो मिग्यूला ने एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट आता है कि यूजुअली जो इसकी कॉलोनीज़ होती हैं ज़ैंथोमोनास की वो येलो कलर की अपीयर होती हैं, इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सिट्रस कैंकर का पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, सिट्रस कैंकर कोजिंग जो बैक्टीरिया है उसको कॉलोनीज़ में कैसा कलर दिखाई देगा। तो ज़ैंथोमोनास जनरली येलो दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है ज़ैंथोमोनाडिन जो कि येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली स्यूडोमोनास जो है वो यूजुअली ग्रीन कलर का आपको कॉलोनीज़ उसकी दिखाई देंगी। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। तो इससे जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। रूट नोड्यूल और रूट गोल्स के अंदर क्या डिफरेंशिएट होता है कि रूट नोड्यूल्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वहाँ पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, जबकि रूट गोल्स होते हैं वो किसी पैथोजन के अटैक को इंडिकेट करते हैं, जैसे निमेटोड वगैरह की वजह से भी नोट्स बन जाते हैं रूट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन की हमने सारी प्रोसीजर पढ़ ली है। पोटैटो स्केप एंड एप्पल स्केप। देखो पोटैटो स्केप जो है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज। अब ध्यान रखें कि पोटैटो के अंदर भी दो तरीके की डिजीज़ लगती है, एक पोटैटो स्केप, एक पाउडरी स्केप। एप्पल स्केप जो है ये कोज किया जाता है फंजाई वेंचुरिया इनइक्वेलिस के कारण। इनइक्वेलिस का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर जो कोनिडिया बनते हैं उनके अंदर जो दो सेल्स होती हैं वो दोनों आपस में इनइक्वल होती हैं, इसीलिए इसका नाम इनइक्वेलिस रखा है। नेक्स्ट आता है कि जो बैक्टीरिया है पोटैटो स्केप का वो लेंटी सेल्स के थ्रू एंटर करता है एंड एंटीबायोटिक के थ्रू इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड जो कि कॉन्जुगेशन के थ्रू मीडिएट किए जाते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड उनको बोला जाता है, और नॉन कॉन्जुगेटिव का मतलब हो गया जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मीडिएट किए जाते हैं। ऊज टेस्ट क्या होता है? देखो बैक्टीरिया के सिंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है उसे ऊज टेस्ट बोला जाता है। ऊज क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल सेल के द्वारा जो सीक्रेशन निकलता है उसको ऊज कहा जाता है। तो ये फील्ड डायग्नोसिस किसी भी बैक्टीरियल पैथोजन के फील्ड डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है ऊज टेस्ट। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर डिफरेंशिएट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे डिफरेंशियल स्टेनिंग, और जो ग्राम स्टेनिंग है उसे ही डिफरेंशियल स्टेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में जैसे एसिड फास्ट स्टेनिंग को भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्राम स्टेनिंग क्या है, इसकी प्रोसीजर लिखो। तो हमने पढ़ा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि ग्राम स्टेनिंग को किसने दिया था और उसके अंदर कौन से 4 तरीके के केमिकल CIAS को यूज़ किया जाता है, जिसमें एल्कोहल जो है वो 95% एल्कोहल को यूज़ करते हैं। काउंटर स्ट्रेन के रूप में हम सेफ्रेनिन को यूज़ करते हैं। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होते हैं? देखो जब हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं बेसिकली तब हम लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हैं कि लाइटिक साइकिल वायरुलेंट फेज को दर्शाते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो टेम्परेट फेज को दर्शाते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलरली लाइटिक साइकिल के अंदर होस्ट का बैक्टीरियम डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होस्ट बैक्टीरियम को कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। लाइटिक साइकिल में सिर्फ लाइटिक साइकिल चलता है, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में
लाइसोजेनिक साइकिल के बाद में लाइटिक साइकिल भी चलता है। जैसे एग्जांपल है टी इवन बैक्टीरियोफेज फॉर लाइटिक साइकिल एंड लेमडा फेज फॉर द लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और नेगेटिव में मेन जो डिफरेंस है, एक तो इनके कलर का डिफरेंस है, दूसरी चीज़ जैसे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लू या वायलेट कलर प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं वो रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर स्टेनिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि एंटीबायोटिक्स के लिए जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है ग्राम पॉजिटिव में सेंसिटिविटी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। स्पोर फॉर्मेशन जो है, जैसे कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखा जाता है, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस जो जीनस है उनके अंदर, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर स्पोर फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता, एक निर्सिया को छोड़कर। नेक्स्ट है कि ग्राम पॉजिटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव के अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं एस और एम फ्लैजिला के अंदर, जबकि नेगेटिव के अंदर एल पी एस एम 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है म्यूरिन ए और म्यूरिन बी। हमने पढ़ा है कि म्यूरिन किसको बोला जाता है, जो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, उसी पेप्टिडोग्लाइकिन को म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ए और बी, जो ए है वो कंसिस्ट करता है बीटा 3,4 लिंकेज और म्यूरिन बी कंसिस्ट करता है बीटा 2,4 लिंकेज। नेक्स्ट आता है आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया जो है उनकी जो सेल वॉल होती है वो शूडो पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी होती है, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी होती है, एंड देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस हेयर। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल गोल एंड नोड्यूल। अगेन नोड्यूल जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से एसोसिएटेड रहते हैं, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, मेनली राइजोबियम, जबकि बैक्टीरियल गोल जो कि पैथोजन के द्वारा, बैक्टीरियल पैथोजन के द्वारा जो जनरली बनाई जाती हैं। एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं और एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट इकोनॉमिक यूजेज ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखो, अब ऐसा नहीं है कि सारे हम जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं उनके अलावा बैक्टीरिया हमारी लाइफ के लिए असेंशियल नहीं है। अगर हम ये कहें कि अगर बैक्टीरिया ना होते तो शायद ह्यूमन लाइफ भी नहीं होती, तो ये गलत नहीं होगा ये कहना। तो इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स को भी काफ़ी तरीके से यूजफुल तरीके से भी काम में लिया जाता है, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम रेडियो बैक्टर K84 और K1026 स्ट्रेन को बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम रेडियो बैक्टर J14 को बायोडिग्रेडेशन ऑफ एट्राजिन के रूप में यूज़ किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशंस को वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। एडविनिया माइलोवोरा जो है वो हार्पिन यानी कि इंडिकेटर है डिजीज़ रेजिस्टेंस का प्लांट्स के अंदर, उसके लिए यूज़ करते हैं। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से ज़ैंथिन एंड गम प्राप्त किया जाता है, और इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट आता है कल्चर मीडिया। देखो, कल्चर मीडिया अलग अलग तरीके का हो सकता है, सिंथेटिक मीडिया, सेमी सिंथेटिक मीडिया और नेचुरल मीडिया। तो जैसे हम न्यूट्रिएंट अगार वगैरह यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली, और डायरेक्टली नेचुरल मीडिया को भी यूज़ किया जाता है जब हम लेबोरेटरी के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाने की बात करते हैं तब। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने के चांसेस हमेशा रहते हैं। पहली बात, बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है उसको वो कितनी फेजेस के अंदर होती है, तो 4 फेजेस के अंदर, लेग फेज, लॉग फेज। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। लेग फेज जो होती है वहाँ पर बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बस बैक्टीरिया अपने आप को उस एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को ढाल रहा होता है कि पर्टिकुलर सारी जो टर्म्स हैं वो होती रहे, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के लिए वो सारी प्रिपेयर हो जाए वहाँ पर। लॉग फेज के अंदर बाद में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है, और एक लीनियर रिलेशनशिप होता है टाइम और नंबर ऑफ सेल्स का। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, और एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती हैं बैक्टीरिया की सेल्स। नेक्स्ट आता है स्टेशनरी फेज। हमने डिस्कस किया था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी कि पहले लेग फेज आता है, लॉग फेज मतलब भयंकर तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी, देन स्टेशनरी फेज आती है, यानी कि अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट वगैरह हैं उनका डिप्लेशन होने लग गया है और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज़ किए जाने लगे हैं। तो यहाँ पर एक स्टेशनरी फेज आएगी कि यहाँ पर जो वाइबल काउंट है वो डेथ सेल के इक्वल हो जाएगा, एंड देन धीरे धीरे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो डिप्लेट होने लग जाएगी। तो यही है, नेक्स्ट डेथ फेज आती है। तो डेथ फेज के अंदर जो डेड बैक्टीरियाज होते हैं वो लिविंग से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन जीनोटिपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग जो जेनेटिक मटेरियल के एनालिसिस के बेसिस पर हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। वैसे तो देखो, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्लासिफिकेशन प्रेजेंट टाइम में 16S rRNA टेक्नोलॉजी के बेस पे किया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका 18S राइबोसोम टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंडोस्पोर। देखो, एंडोस्पोर जो होता है बेसिकली वो डोमेंट, नॉन रिप्रोडक्टिव और एंजाइमेटिकली इनर्ट फॉर्म होती है बैक्टीरियल वेजिटेटिव सेल की। एंडोस्पोर का मतलब ही होता है जो इंडिकेट करता है
एक स्पोर जिसमें एंडो का मतलब होता है विद इन और स्पोर का मतलब होता है कि कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है, एक ट्रू स्पोर टाइप नहीं है, बस हम कह सकते हैं। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल जीनस के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे आपको नाम याद रखना है, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड स्पोरोसेरिना। ये आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंट रेस्टिंग स्पोर्स फाउंड इन प्रोकैरियोट्स विद एग्जांपल। डिफरेंट रेस्टिंग स्पोर जैसे एंडोस्पोर हो गया, एक्सोस्पोर हो गया, सिस्ट हो गया, बेडेलोसिस्ट हो गया, कोनिडिया, मिक्सोस्पोर, स्पोर्स, ये जो है ये पर्टिकुलरली अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो सिस्ट और एक एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के जीनस आपको याद रखने हैं और सिस्ट एजोटोबैक्टर आपको याद रखना है कि किन के द्वारा ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव सेल एंड एंडोस्पोर। तो जो एंडोस्पोर हैं उनके लिए हम जो मेलेचाइट ग्रीन है वो यूज़ करते हैं, डाई वगैरह। देन आता है प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड जो है वो टर्म लीडरबर्ग ने दी थी 1952 में। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। देखो एक्स्ट्रा वर्ड का क्या मीनिंग है? एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब है, मान लो कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, देन सेल वॉल है, ये इसका मेन क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है और ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। बट यहीं पर ही कुछ बैक्टीरियाज के अंदर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा क्यों बोला गया है? इट मीन्स कि अगर इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियल सेल से अलग कर लिया जाए तो भी इस बैक्टीरियल सेल के लिविंगनेस के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा कहा गया है। अगर इसको हटाने पर इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता तो हम इसको कुछ असेंशियल क्रोमोसोमल डीएनए कुछ इस तरीके से नाम देते, क्योंकि बैक्टीरियल सेल का काम मेन क्रोमोसोम से चल रहा है। तो ये है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कभी कभार डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है। Extra chromosomal DNA element that can replicate independently in bacterial cell is termed as, और ये जो टर्म है ये लीडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में दी थी। अब प्लाज्मिड जो हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं उनके काम के बेसिस पर। जैसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो होते हैं वो बेसिकली वो प्लाज्मिड होते हैं जो कि एफ फैक्टर प्लाज्मिड इनको बोला जा सकता है, जो कि बेसिकली कॉन्जुगेशन के अंदर हेल्प करते हैं, यानी कि हमने बोला कि ट्रांसफ़र करते हैं ये जीन को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ट्रांसफ़र से टर्म ली गई है टीआरए जीन, यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड होते हैं जिनमें टीआरए जीन प्रेजेंट होता है और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड या आर प्लाज्मिड। ये ऐसे प्लाज्मिड होंगे जिनमें जो कि रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड, एक ही प्लाज्मिड के अंदर ये दो प्रॉपर्टी भी एक साथ हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड जो है वो कंटेन करता है बैक्टीरियोसिन के लिए एक जीन को। देखो बैक्टीरियोसिन होता क्या है? एक प्रोटीन जो कि अदर बैक्टीरिया को किल करे। देखो अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल कर रहा है तो उसे डेलोविब्रियो या डेलोविब्रियो कहा जाता है, जबकि एक प्रोटीन जो कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट की जाती है और वो अपने ही नियर बाई बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है तो उसे बोला जाता है बैक्टीरियोसिन। जैसे एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर के द्वारा एग्रोसिन बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिप्टिक प्लाज्मिड। अगेन क्रिप्टिक प्लाज्मिड वो होंगे जो छुपे हुए होंगे, यानी कि जिनके फंक्शंस जो हैं वो अननोन होंगे, नोन नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड मतलब जो अनयूजुअल सब्सटेंसेस जैसे कि टोल्यूइन और सैलिसिलिक एसिड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे सुडोमोनास पोटेडा के अंदर डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है पेनिसिलिन प्लाज्मिड जो कि रेजिस्टेंस देता है पेनिसिलिन के अगेंस्ट। वायरुलेंस प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरियल पैथोजन को पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एक पैथोजन के रूप में कन्वर्ट करता है। तो जैसे कि टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम, अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिकेशन के अंदर टीआई प्लाज्मिड नहीं होगा तो वो वायरुलेंस शो नहीं करेगा। तो इस तरीके के प्लाज्मिड। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन प्लांट पैथोजन। तो वही आ गया, जनरली ये कहना चाह रहा है कि प्लाज्मिड के क्या फंक्शंस हैं। तो प्लाज्मिड कुछ बैक्टीरियाज के अंदर पैथोजेनेसिटी, जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी अभी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशंस के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? पैथोजेनेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कुछ में ये टॉक्सिन्स का भी प्रोडक्शन करता है, कुछ में हार्मोन बायोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम करता है, पर्टिकुलर बैक्टीरियाज को यूवी रेडिएशन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिटी आइलैंड। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पैथोजेनेसिटी आइलैंड का मतलब हुआ कि ऐसे कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स होंगे जो कि बैक्टीरिया के अंदर पैथोजेनेसिटी मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होंगे या पैथोजेनेसिटी के लिए एसेंशियल होंगे, उनको पैथोजेनेसिटी आइलैंड बोला जाता है। हेक्कर एट अल ने 1994 के अंदर ये टर्म कोइन की थी और इसे सबसे पहले एशेरिया कोलाई के अंदर देखा गया था। तो
पहली बात तो जो पैथोजेनिसिटी आइलैंड होते हैं, ये दोनों ही तरीके के ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो पर्टिकुलर G+C कंटेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। 10 से 200 के भी इनकी साइज़ हो सकती है। तो आपको यही याद रखना है इसके अंदर पर्टिकुलरली कि एक तो पैथोजेनिसिटी आइलैंड क्या होते हैं, वो जो पैथोजेनिसिटी के लिए एसेंशियल होंगे, और दूसरा ही ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है रिकेट्सिया के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो। तो रिकेट्सिया क्या होते हैं, बेसिकली ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को ही रिकेट्सिया बोला जाता है। रिकेट्स नाम के साइंटिस्ट ने ही जीनस रिकेट्सिया को इनका नाम जो है इस साइंटिस्ट के नेम पर ही पड़ा। काफ़ी कभार पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर जीनस है जिसका नाम साइंटिस्ट के बेस पर पड़ा, तो आपको बताना है रिकेट्सिया। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनमें एक 3 लेयर एनवेलप प्रेजेंट होती है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी फ्यूजन से होता है, और ऑर्थ्रोपोड वगैरह से इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इनके डायग्नोसिस करने के लिए हम जिस्मा स्टेन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एल्फोम बैक्टीरिया। एल्फोम बैक्टीरिया का मतलब होता है सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया। इसीलिए हमने कहा ना कि ये 2 तरीके के होते हैं, स्फेरोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट। स्फेरोप्लास्ट ग्राम नेगेटिव सेल से बनते हैं और प्रोटोप्लास्ट ग्राम पॉजिटिव सेल से बनते हैं, लेकिन इनमें पर्टिकुलरली सेल वॉल नहीं होती है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि स्फेरोप्लास्ट जो होती है उसके अंदर सेल वॉल होती है। देखो, जैसे ये मान लो स्फेरोप्लास्ट है और ये प्रोटोप्लास्ट है, तो प्रोटोप्लास्ट तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन एंड देन उसका जो साइटोप्लाज्म है उसे बोलेंगे हम प्रोटोप्लास्ट। लेकिन स्फेरोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर सेल वॉल के कुछ रेमिनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जनरली कहा जाता है कि एल्फोम बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें की सेल वॉल नहीं होती है, और इसका नाम जो है वो एल्फोम बैक्टीरिया लिस्टर इंस्टीट्यूट इन लंदन के कारण पड़ा। नेक्स्ट आता है राइट द शॉर्ट नोट ऑन ब्लेडोविब्रियो। तो एस्टॉल्फ ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। कोमा शेप के हो सकते हैं, मोटाइल रोड शेप के हो सकते हैं, और जनरली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पैरासिटाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम इन प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखो, सबसे पहली बात कि बैक्टीरियाज के अंदर डिफरेंट तरीके के अभी तक 9 सिक्रेशन सिस्टम खोजे जा चुके हैं। तो अलग अलग तरीके के सिक्रेशन सिस्टम पाए जाते हैं, फर्स्ट से लेकर 9 जिनको नाम दिया जाता है टाइप 1 सिक्रेशन सिस्टम, टाइप 2 सिक्रेशन सिस्टम, टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम। तो हर एक सिक्रेशन सिस्टम का अलग अलग काम होता है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम ही क्यों पूछा गया, क्योंकि हम बैक्टीरिया को फाइटो बैक्टीरियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि वो बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स में डिजीज कोज करते हैं। तो जनरली जो टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम है वही रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पैथोजेनिक फैक्टर को, या जो इफेक्टर प्रोटीन होती है पर्टिकुलरली उसको होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो जो हम बोल सकते हैं कि पैथोजेनिसिटी के लिए जो मोस्ट सिक्रेशन सिस्टम अनिवार्य होता है वो होता है टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट ऑन द क्वारम सेंसिंग। देखो, क्वारम जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कि एक ग्रुप, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई एक बैक्टीरियल स्पीसीज है तो अगर उसके पास एक थ्रेशोल्ड मिनिमम जो है अमाउंट नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होने चाहिए तभी वो किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगी। अगर मान लो कि 1-2 बैक्टीरियाज हैं तो वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो उनको करनी है, चाहे वो पैथोजेनिसिटी हो सकती है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना हो सकता है। पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो हैं वो तभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं जब उनकी एक सफिशिएंट अमाउंट या एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट वहाँ पर प्रेजेंट होती है। यही चीज़ है क्वारम सेंसिंग, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन जो है वही क्वारम सेंसिंग कहलाता है। यहाँ पर बात किसकी आई है, पॉपुलेशन डेंसिटी की, कि कितनी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की प्रेजेंट है। इसे सबसे पहले विब्रियो फिशरी नाम के बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर किया गया था। देन नेक्स्ट आता है, और जनरली जो इसके अंदर पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि ऑटो इंड्यूसर्स होते हैं जिन्हें एआई बोला जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें अकाइलेटेड होमोसिरीन लैक्टोन्स जो हैं वो ऑटो इंड्यूसर्स के रूप में काम करते हैं, और जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर ऑलिगोपेप्टाइड जो होते हैं वो काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि क्वारम सेंसिंग का मतलब बेसिकली ये हो गया कि ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन का एक मेथड है कि एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल से किस तरीके से कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट है बायोलॉग। बायोलॉग भी डिफरेंट कार्बन सबस्ट्रेट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किस तरीके से यूटिलाइज किए जाते हैं उसको मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम और उसकी रेसेस। राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम को पहले शुडोमोनास सोलेनेसीरम कहा जाता था, और ये बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया ग्रुप के अंदर आता है जो कि सोइल बोर्न बैक्टीरिया है राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम, जिससे कि आपने पढ़ा होगा मोकोविल्ट ऑफ बनाना जो है राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम के कारण कोज होता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट आता है
ये रेस का क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बायोवार 3 और 4 जो है वो उसकी वाइड होस्ट रेंज होती है। बायोवार फर्स्ट है वो बनाना और म्यूसा स्पीसीज़ को, जिंजर को 3 और 4 रेस, मलबेरी को रेस 5, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है बायोफिल्म। बायोफिल्म भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज़ को ही डिसाइड या डिफाइन करता है, जो कि एक सरफेस के साथ में अटैच रहते हैं। सबसे पहले बायोफिल्म की डिस्कवरी ल्यूवेनहुक ने की थी। नेक्स्ट आता है क्लासीफाई द एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट जो एंटीबायोटिक होती हैं उनका मोड ऑफ एक्शन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सबसे पहले सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंटली पता है पेनिसिलिन, लेकिन इसके साथ में हमें 2 और याद रखनी है। पेनिसिलिन के साथ में सिफेलोस्पोरिन और बीटा लैक्टम्स। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और बेटा लैक्टम्स ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। सेकंड आता है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले, तो 30S सब यूनिट को स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करते हैं, जबकि 50S यूनिट को क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन फंक्शन को इनहिबिट करने वाले पोलीमिक्सिन, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने वाले सल्फोनेमाइड्स, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले क्विनोल्स और आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले रिफाम्पिन। फ्लेजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हमने पहले ही डिस्कस किया कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन फ्लेजिला के अरेंजमेंट के हिसाब से भी किया जाता है। जैसे कि मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस का मतलब ये हो गया कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर सिर्फ एक ही फ्लेजिला प्रेजेंट होगा, वो भी एक एंड पर ओनली। तो एक सिंगल पोलर फ्लेजिलम प्रेजेंट होता है, जैसे कि ज़ेंथोमोनास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस का मतलब हो गया सिंगल पोलर फ्लेजिलम लेकिन दोनों एंड्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, इसे हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस, जैसे सुडोमोनास। सिमिलरली सिफेलोट्राइकस आता है, लोफोट्राइकस आता है, सब पोलर और पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है जनरली दोनों एंड्स के ऊपर नंबर ऑफ फ्लेजिलास प्रेजेंट होंगे, और लोफोट्राइकस का मतलब होता है जनरली एक एंड पर ही ज़्यादा फ्लेजिला जो है वो प्रेजेंट होंगे। और पेरिट्राइकस का एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इर्विनिया और पेंटोनिया, और सब पोलर का एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रोबैक्टीरियम। तो पेरिट्राइकस का मतलब हो गया कि कंप्लीट बैक्टीरियल सेल के ऊपर ही फ्लेजिला हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया एंड ये क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो एंटीबायोटिक उनके अगेंस्ट यूज़ की जा रही है वो उनका अब उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। वो जनरली हमारी जो डे बाई डे एक्टिविटी होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और ये बैक्टीरिया के अंदर भी एक टाइम के बाद में रेजिस्टेंस, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टाइम के बाद में कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण रेजिस्टेंस आ जाती है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को बताइए। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके बैक्टीरिया के अंदर 3 तरीके का होता है। हमें सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन कौन से बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर किया गया था, कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, और एक पर्टिकुलर ट्रांसडक्शन जो है वो किस पे बेस्ड रहता है, तो वो एक वायरस बैक्टीरियोफेज के ऊपर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट रहता है। कॉन्जुगेशन की लीडरबर्ग एंड टोटन ने 1946 में, ट्रांसडक्शन की लीडरबर्ग एंड जिंदल ने 1952 में साल्मोनेला के अंदर, और ये बैक्टीरियोफेज 2 तरीके का हो सकता है, जनरलाइज एंड स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट आता है सीक्रेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। देखो हमने डिस्कस किया था इस बुक में भी इवन आपको 5 से 6 ही सीक्रेशन सिस्टम दे रखे होंगे, लेकिन अभी तक जो टोटल सीक्रेशन सिस्टम की डिस्कवरी हो चुकी है वो 9 सीक्रेशन सिस्टम की डिस्कवरी हो चुकी है। देखो अब आपको ये पे 2 चीज़ें याद रखनी है। देखो टाइप फर्स्ट सीक्रेशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर पर्टिकुलरली क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स का एनवेलप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 2 तरीके की प्रोटीन होती है, जैसे कि OMP प्रोटीन, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरा ABC ATP बाइंडिंग कास्केट प्रेजेंट होती है। जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरीके के बैक्टीरियाज में टाइप फर्स्ट सिक्रेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। टाइप सेकेंड सिक्रेशन सिस्टम जो है वो रेगुलेट किया जाता है क्वारम सेंसिंग मैकेनिज्म के लिए, जैसे कि राल्स्टोन या सोलेने सीरम में प्रेजेंट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है टाइप थर्ड सिक्रेशन सिस्टम से पूछा जाता है कि ये मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि जो पर्टिकुलर डिजीज़ कोज करते हैं, डिजीज़ कोजिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। और क्योंकि टाइप थर्ड सिक्रेशन सिस्टम पैथोजेनेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम। टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम जो है बेसिकली वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, दोनों में ही हो सकता है। जैसे कि आपको याद रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस जो है उसके अंदर टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि tDNA को ट्रांसफर करता है होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है टाइप 5 सिक्रेशन सिस्टम, जो कि ऑटो ट्रांसपोर्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। टाइप 6 तो जो है वो विब्रियो एग्रोबैक्टीरियम इनमें पाया जा सकता है। अभी देखो टाइप 6 सिक्रेशन सिस्टम भी एग्रोबैक्टीरियम में है और टाइप 4 भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक में एक से ज़्यादा सिक्रेशन सिस्टम पाए जा सकते हैं। माइकोबैक्टीरिया जो है वो 7th सिक्रेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। माइकोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो फंगस के ऊपर अटैक करते हैं बेसिकली, उनको बोला जाता है, या फंगस को पैरासिटाइज करते हैं, उनको बोला जाता है माइकोबैक्टीरिया। उनके अंदर टाइप 7 सिक्रेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है।
होता है, लेकिन इसके बावजूद भी टाइप 8 और टाइप 9 सिक्रेशन सिस्टम की डिस्कवरी भी हो चुकी है। नेक्स्ट है फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया की एंट्री को डिस्कस करो। देखो फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया की एंट्री अलग अलग तरीके से हो सकती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है BLB और ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, जो कि हाइड्रोथोड से, लेंटिसेल से, कॉमन स्केब ऑफ पोटैटो जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस के बीज से होता है, और जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर है जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज़ है वो नेक्रेथोड से होती है। ट्राइकोम हेयर्स जो होते हैं उनसे बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो, और लीफ स्पॉट ऑफ टोमेटो जो है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है। डिफरेंट हैं जो इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकते हैं, जैसे इरविनिया की है, इरविनिया भी कुछ पर्टिकुलर बीटल्स वगैरह से ट्रांसमिट होता है। निमेटोड की वजह से भी कुछ बैक्टीरियाज देखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज की देखो डिस्कवरी जो है वो ट्वार्ट एंड हेरेले ने की थी, लेकिन अगर आपको टर्म पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ एक साइंटिस्ट का नाम बताना है विच इज़ हेरेले। ट्वार्ट एंड हेरेले ने इंडिपेंडेंटली बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था दोनों ने, लेकिन जो टर्म है वो हेरेले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इसमें दो तरीके के बैक्टीरियोफेज इस साइकिल हो सकते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक जो पर्टिकुलर साइकिल होता है उसके अंदर, जब लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जब बैक्टीरिया का क्रोमोसोम उस वायरस के क्रोमोसोम से अटैच होता है तो उसको बोला जाता है प्रोफाज। तो प्रोफाज किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर प्रोफाज जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीबायोटिक्स के डिटेल्स और उनके सोर्स और मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो कौन से, उसका सोर्स क्या है, उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से आता है, नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडरी से आता है, पेनिसिलियम को पेनिसिलियम स्पीसीज से, सिफेलोस्पिरिन को सिफेलोस्पोरियम स्पीसीज से। इस तरीके से आपको जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से। आपको याद रखना है कि जो पर्टिकुलर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आती हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर एंड मेंशन द यूज़ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स। डिफरेंट ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस कर चुके। उनके अंदर सबसे पहली बात तो सेल एनवेलप के अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, बाहर का जो कैप्सूल होता है वो होता है। बाकी जो अटैच्ड ऑर्गन होते हैं उसमें फ्लैजिल आ गई, पिलाई आ गई एंड आपके फिम्बरी आ गई, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरियाज के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से ये सारे जो हैं ऑर्गेनल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम। मीजोसोम क्या होते हैं बेसिकली, देखो बैक्टीरिया के अंदर पहली बात माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो मीजोसोम जो है वो इनर फोल्डिंग होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, तो ये सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं जगह पर अपनी इनर फोल्डिंग कर लेती है, जिससे एक तो इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये जो मीजोसोम होते हैं ये 2-3 कामों में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ ये DNA के मल्टीप्लिकेशन या सेल मल्टीप्लिकेशन, सेप्टा फॉर्मेशन, इन सब में भी मीजोसोम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। RNA और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है ये यही होता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है या जीनोफोर बोला जाता है न्यूक्लियस को, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। ये हमारा था आज का कंप्लीट बैक्टीरियोलॉजी का कंप्लीट लेक्चर। नेक्स्ट किसी अपकमिंग वीडियो लेक्चर के अंदर हम माइकोलॉजी और जो डिफरेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो केमिकल्स या हम बोल सकते हैं जो बैक्टीरियासाइड वगैरह हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमारे 2 सब्जेक्ट हैं। पहला हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्लांट वायरोलॉजी को कवर किया था, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने प्लांट बैक्टीरियोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर हम माइकोलॉजी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।